आपने अपने बगीचे में कौन कौन से रूट स्टॉक लगाए हैं और आपने इन प्रजातियों का चयन किस तरह से किया है? हर एटीट्यूड के हिसाब से अलग अलग, जैसे इनको हम 3 जोन में बांट सकते हैं, लोअर, मीडियम और हाइट। तो लोअर में तो सबसे मेन जितने हाई कलर स्टेन है वो तो लोअर एलिवेशन के लिए ठीक रहेंगे। मीडियम में जैसे लो हाइट में हम डिलीशियस में प्रेफर करते हैं अपने लिए रेड ब्लॉक्स, डार्क बैरन, रेड ब्लॉक्स, जेरोमाइन और किंग रॉड। ये डिलीशियस में जो मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। और क्या नाम, गाला में हो गया हमारा डार्क बैरन, शिनको रेड। फिर जैसे जैसे थोड़ी लेट कलर स्टेन है वो मीडियम हाइट में, और जो लंबे टाइम के जैसे हाफ के है अर्ली रेड बन वगैरह वो 7500 से ऊपर चले जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है भाई, आपको प्रॉपर तरीके से आपको वैरायटी सिलेक्शन, क्योंकि और जैसे हाँ एक नया स्टेन आया है Z1, ये भी अच्छा है, लेकिन ये है कि मेन ज़्यादा वैरायटियों के पीछे ना जाएं। कम से कम एक वैरायटी के 200 से 300 पेड़ हों ताकि कुछ पेटियां तो भर पाए। हर साल कुछ ना कुछ नया स्टेन आएगा, फिर कंफ्यूज होएगा ये इस पे काम करें या उस पे काम करें। बस अपने ऊपर विश्वास रखें। जो आपको एक बार स्टेन लगाना शुरू किया, कम से कम 200-300 प्लांट, मतलब 200-300 डब्बे तो आप उसके पेटियाँ तो बनाएं ताकि लॉट बने। नहीं तो ऐसा कि 2 पेटी एक वैरायटी की, 2 एक वैरायटी की, वो ना प्रॉपर मिक्स हो पाएगी आपस में। और मज़े की बात है स्टेन आपस में बहुत कम मिक्स होते हैं। इसलिए है कि जिस वैरायटी पे आप काम कर रहे हो अगर थोड़ी गलत भी लगी है तो उसके लगभग 100-200 पेड़ बढ़ने दो, ताकि वो कलर के इशू आएंगे। अगर थोड़ा दिक्कत आती है तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से आप उसको कलर को ला सकते हैं अगर कहीं आपके गलत लग गई है। वैसे तो आजकल सारे किसान अवेयर है वैरायटी का इतना ज़्यादा हो नहीं, मतलब भागे मत वैरायटियों के पीछे। ये इस बार की प्लांटेशन हमारी फरवरी की, रेड ब्लॉक्स और डार्क बैरन। ये है 953 प्लांट का एक ब्लॉक। तो ये क्या नाम, डार्क बैरन इसमें हमने हर 3 पेड़ के बाद दिया है। 3 प्लांट डिलीशियस के, जैसे रेड ब्लॉक्स के 3 प्लांट है, उसके बाद चौथा प्लांट डार्क बैरन का है, फिर 3 प्लांट फिर से डिलीशियस, चौथा प्लांट डार्क बैरन। वो फिर पॉलिनेशन इशू भी शायद थोड़ा कम हो जाएगा हमारा, फिर दोनों काम हो जाएंगे। और डार्क बैरन हाई कलर स्टेन भी है, उसके साथ अच्छा रहेगा। एलिवेशन के हिसाब से जैसे हमारा है 5500 एलिवेशन, तो रेड ब्लॉक्स हमारे को यहाँ पहले से 2013 से बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा था। और हाँ जी, मिक्स करके किया है इसको। एक स्टेन गाला का आ गया और एक डिलीशियस दे दिया 3 पेड़ के बाद। इस तरह फल देने के लिए जो पौधे होते हैं आप इसको किस आकार में ढाला जा सकता है और इसमें प्रूनिंग का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहता है? ये तो है जो मेन प्लांट है ना, ये फेदर प्लांट है। ये इम्पोर्ट ऐसा है, इसमें ज़्यादा हमारे को काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें आपके ब्रांचेस वगैरह प्रॉपर बनी होती हैं। और ये जैसे ही है, ये हम इसमें हमारे बेंडिंग लेट हो गई है, ये इस साल होगी बेंडिंग। ये हम इसको ज़मीन के पैरेलल इस तरह से बेंड करेंगे, लेकिन इसमें अब बीम आ गए, फिर ज़्यादा फ्रूट लोड के हिसाब से अपने हिसाब से आ जाएगा। मेन काम तो प्रूनिंग का ही है। उसमें इसमें ये है कि आपको समर कटिंग वगैरह इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे हमारे को सनलाइट अंदर तक लेके जानी है, फ्रूट क्वालिटी की मेंटेन करनी है, तो उसके लिए सबसे मतलब प्रूनिंग का सिस्टम हमारे को लगभग 2 बार साल में समर कटिंग और 1 बार सर्दी की प्रूनिंग, वो इस तरह ये ज़रूरी है। मेन सारा डिपेंड उन्हीं पे है। उनको आप कुछ नहीं है, रॉयल की ट्रेडिशनल प्रूनिंग कर रहे थे, अब काटना तो सेब ही है। उनको आप 4-5 दिन अपने साथ रखो, 2 दिन में वो 2 दिन क्या 1 दिन में ट्रेंड हो जाएंगे। कुछ नहीं है, जो शूट एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं वो निकालने हैं। हेड बैक आपने हाइट के हिसाब से करना है कि आपने कितनी हाइट लेके जानी है, उस हिसाब से। तो ये मतलब प्रूनिंग का इशू भी इसमें कोई इतना खास बड़ा नहीं है कि भाई इसके लिए कोई स्पेशली प्रूनर चाहिए या कोई स्पेशली हो। आम आदमी भी प्रूनिंग कर सकता है। छोटी सी ट्रेनिंग है, 1-2 घंटे। जो प्रोफेशनल है वो 1-2 घंटे में आराम से ट्रेंड हो जाएगा, कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। ये सिर्फ बनाया गया है हमारे लिए कि भाई M9 पे काम किया, इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं है। 1 साल आप गलत करेंगे, दूसरी साल आप फिर सीख जाएंगे। अपना बगीचा लगाया है, गलती होगी तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। आप ऐसा तो नहीं कि आप आधा कर देंगे पेड़ को काट के।
कोई बड़ा इशू नहीं है प्रूनिंग का। बगीचे में खाद की आपूर्ति के लिए और सिंचाई के लिए हम कौन सी तकनीक को इस्तेमाल में ला सकते हैं? हमने ये छतों का पानी यूज़ किया है। जब बारिश आती तो छत का पानी इकट्ठा करते हैं। तो हमारे पास यहाँ आस पड़ोस में 2-3 छत है, सबका इकट्ठा पानी करके पाइपों के ज़रिए ये इस चैम्बर में डाल के सारा टैंक में डाल देते हैं। यहाँ फ़िल्टर होता है, यहाँ फ़िल्टर लगा हुआ है, सैंड फिल्टर। आगे फ़िल्टर होके हम इसको यहाँ पंप के ज़रिए ऊपर दूसरे मेन टैंक में डाल देते हैं। फिर वहाँ से सारा ड्रिप सिस्टम शुरू हो जाता है फ़िल्टर करके। नहीं तो इसमें कचरा वगैरह यूज़ आ जाता है ना बीच में सारा छत का, तो वो कचरा निकाल के फिर हम यूज़ करते हैं उसको। फिर तो हमारा ऊपर फ़िल्टर और भी लगा हुआ है टैंक के बाद, वो भी फ़िल्टर कर देता है जो कमी पेशी रह जाती है। ये हमारा यहाँ से ड्रिप सिस्टम है और ये जो ड्रम है, ड्रम में हमारी खादें मिलती है। इसके आगे वेंचरी लगी है और यहीं से हमारी खादें और पानी की मेन सप्लाई है और ये ग्रेविटी पे चलता है सारा। हाँ, यहीं से वो जो रेन हार्वेस्टिंग वाला जो पानी आता है वो यहाँ पे आता है। पीछे ये क्या नाम 1.5 लाख लीटर के 2 टैंक है, एक ये वाला और एक उधर है 50,000 लीटर का। इन दोनों में स्टोर होता है और यहाँ से ग्रेविटी के सारे पूरे बगीचे में नीचे को यहीं से जाता है और खादें भी यहीं से पड़ती है इसमें। ड्रिप ये हमारे को प्रोवाइड की है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने। उसमें हमारे को 80% सब्सिडी हॉर्टिकल्चर देता है और 20% फार्मर शेयर होता है। तो मतलब कोई इतना महंगा काम नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट की हर तरह से हेल्प मिलती है इस बारे में। इससे हम दोनों चीज़ें, जैसे पानी भी चलता रहेगा और जो हमारे वो क्या नाम न्यूट्रिशन हर 10 दिन बाद इन ड्रिप के सारे चलती है। वो डोजेज में जैसे कोई 5 ग्राम है, 10 ग्राम है पर प्लांट के हिसाब से कैलकुलेट करके उस तरह पानी में वेंचरी मिक्स होता है। फिर वेंचरी के सारे ये पूरे ब्लॉक में आता है। जैसे हमने इनको 2000 पेड़ को 4 ब्लॉक में बांटा है, तो 4 ब्लॉक में हमारे को 2000 पेड़ में लगभग 2.5 घंटा खाद डालने में लगता है। 2.5 घंटे में हम कंप्लीट कर देते हैं खाद डाल हर 10 दिन में, हर 10 दिन। और वो ये जो पानी है, पानी का हमारा वो जैसे आगे पीक जो टाइम आता है हमारा, जैसे मई जून खासकर ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर हम इसको हर 7 दिन में पानी का कर देते हैं 10 दिन से। जितने भी क्लोनल रूस्टॉक पर लगे पौधे होते हैं, इनको खड़ा रखने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत रहती है। आपने अपने बगीचे में इसके लिए कौन सी तकनीक को अपनाया है? ये पिलर है हमारे यहाँ पे, ये हम खुद तैयार करते हैं यहाँ पे घर पे। इसमें क्या नाम कंक्रीट का मिक्सचर है और 8 mm के 4 लेंथ होती है शरीय की, और घर में यहीं प्रॉपर फर्मे पे बनते हैं। अच्छा जी। और यहीं पे तैयार हो रहा है सारा, कोई बाहर से नहीं, कोई इम्पोर्ट नहीं किया, खुद अपने हिसाब से यहीं पे। पिलर हम हर 20 पेड़ के बाद, मतलब लगभग हर 20 मीटर में, 20 या 15 से 20 मीटर में 15 पेड़, और जहाँ स्ट्रेट लाइन है वहाँ हम 20 पेड़ तक चल जाते हैं, नहीं तो 15 पेड़ में एक पिलर लगाते हैं। और या जहाँ से लाइन में कर्व आता है वहाँ पिलर लगाना ज़रूरी है। ये पहले ही आपको सोच के, जब आप खेत तैयार करेंगे, साइट डेवलपमेंट करेंगे, ये उस टाइम सोचना ज़रूरी है कि हमारे पोल कहाँ लग रहे हैं, और इस तरफ कोई पोल एक हर तरफ एक लाइन में आनी चाहिए। कल को जाली लगनी है, इसके ऊपर जाली लगनी है तो उसके लिए पोल का लाइन में होना ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे से वो टाई अप हो सके। ये है, ये चीज़ें पहले सोचनी पड़ेगी आप। मतलब ये है कि एक बार का इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद आपको फार्मिंग ईजी हो जाएगी, फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने प्रॉपर चैनल तरीके से पोल लगाए हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट में आपके प्लांट लगे हैं, फिर उसके बाद फिर जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आपको कि 2.5 घंटे हमारे को खाद डालने में लगता है, और फिर कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। हमारे पिलर के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं इस तरह, ये इस तरह इसका वो जाड़ा बनता है। इसमें 8 mm का शरिया, 4 mm, ये है 13 फुट लंबा, 8 mm के 4 शरिये, और क्या नाम, ये रिंग लगते हैं इसका,
सादी GI वायर के रिंग लगते हैं, इस तरह तैयार होता है। फिर फटों के बीच हमारा इसमें कंक्रीट पड़ेगा, फिर हमारा कॉलम तैयार हो जाएगा। कोई ऐसी स्मार्ट तकनीक बताओ जिसका प्रयोग बगीचे में आसानी से किया जा सकता है। ये है इंसेक्ट ट्रैप हमारे, जो जैसे हमारे गर्मियों में इंसेक्ट ट्रैप आते हैं, ये इंसेक्ट आते हैं, उसको करने के लिए क्या नाम, पकड़ने के लिए इसमें आगे इंफ्रारेड लाइट जलती है अंदर, रात को ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, सोलर से चार्ज होता है। और यहाँ पे आपका साबुन का मिक्सचर वाला पानी रहता है, फिर इंसेक्ट इससे टकरा के नीचे गिरते रहते हैं। और ये मतलब बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। हाँ, तो उसका जो उस टाइम एक तो गर्मियों उनका मीटिंग पीरियड होता है इंसेक्ट का, बीटल का, उसके बीटल होते हैं, फिर उसके बाद एग देते हैं, हैच करते हैं। तो उससे पहले ये रात को इसके साथ इकट्ठे होके मतलब आप उनकी वो पूरी ब्रीड पॉपुलेशन कम कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, तो पूरा सर्कल तोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी जी, ये भी कर सकते हैं। तो अगर एक्सपेंसिव इस तरह भी नहीं करना चाहते आप, तो एक 100 वाट का सादा बल्ब, जो पुराने हमारे बल्ब आते थे, उसको आप एक छोटी सी पिट बना के उसके ऊपर रात को टांग सकते हैं। उसके भी इंसेक्ट इकट्ठे होकर उसको पिट में गिरेंगे, वो भी एक तरीका है। मतलब आपको करने की झील चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हाई कर से हाई। खरपतवार प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है? वीड मैट आपको लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक भी इसको लगा नहीं रहने दे, फिर आपकी सॉइल के जो ऊपर वाला ह्यूमस है वो डेड हो जाएगा। मतलब आपको कुछ टाइम बाद खोलते रहने निकालनी पड़ेगी, लगातार आप इसको पूरी साल नहीं रख सकते। ये इतना खास ज़रूरी नहीं है, तो हमारे अपने फ़ायदे के लिए हमारे को बार बार घास काटना ना पड़े, ये इसके लिए। फिर बाकी नहीं तो हमारी मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा लगेगी। और बाकी वीड मैट, और सबसे मेन है, सबसे बेस्ट है, आपको अगर घास की मल्चिंग कर पाते हैं वो और बढ़िया है। उसमें एयर फ्लो बना रहता है, मॉइस्चर भी जाएगा, घास का और बढ़िया है अगर हो पाए तो। जी जी जी, न्यूट्रिशन भी, ह्यूमस मेंटेन रखेगा सबको। ये हमारे जो बीच की ये चलने वाली जगह है, इस बार हमने इसमें नया एक्सपेरिमेंट किया है। ये लहसुन लगाई है बीच में, देखते शायद ये भी ठीक रहे, नई फार्मिंग हमारी। आपने अपने बगीचे में कौन कौन सी वैरायटियां लगाई है और उसके साथ आपका अनुभव कैसा रहा है? हमारा 2013 का इंपोर्ट है। ये है रेड ब्लॉक्स लगा हुआ 106 पर, 106 रूट स्टॉक पर है, सेल्फ स्टैंड रूट स्टॉक है। हमने वैसे इसमें ड्रिप लगाई है, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है तब भी आपका अच्छा कामयाब है। मतलब 8 साल का प्लांट है ये, छोटे हैं पीछे को और ज़्यादा बड़े प्लांट है। ये 2018 का इंपोर्ट है हमारे, ये वाला जो है लाइन उस टाइम PGA ने मंगवाए थे प्लांट। ये है जेरोमाइन लगा है M9 पे, 2018 का इंपोर्ट। ये 2013 के ये M9 पर है, ये गाला है, शायद वो है क्या नाम, रेड लम गाला, 2013 का है। अब आप देख सकते हैं M9 पर है। स्ट्रक्चर देखो पेड़ का, ये एक पेटी क्रॉस है पेड़, एक पेटी से ज़्यादा लगते हैं इसमें। अभी कुछ शायद 1-2 पेड़ में ग्रैनी स्मिथ बचे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये फ्यूजीजन है M9 पर, ये भी 2013 का इंपोर्ट है। अब आप स्ट्रक्चर और डाया देख सकते हैं पेड़ का, कितना तना कितना है, एक पेटी से ये भी क्रॉस है पुराने पेड़। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप जैसे कि भी एक डब्बा आएगा या 10 किलो 15 किलो, ये 25 किलो से क्रॉस है ये सारे प्लांट 2013 के, 8 साल। ये आगे M9 पे ग्रैनी स्मिथ है, अभी हमने तोड़े नहीं है, अभी घर के लिए अपने खाने के लिए रखे हैं, कुछ दिन बाद तोड़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं क्रॉपिंग, यूनिफॉर्म क्रॉप, हर साल एक जैसी क्रॉप आती है। और साइज़ वगैरह अगर आप प्रॉपर थिनिंग वगैरह करते हैं तो मेरे ख्याल से साइज़ वगैरह का भी कोई M9 पे कोई ख़ास इशू नहीं है। ये वाले जो प्लांट है ये 793 पे स्कारलेट है, जो हमारे पुराने से जो मैंने बताया था 2000 प्लांट है, ये अब फ्रूटिंग पे आ चुके हैं। रूट स्टॉक इसमें 793 है। और सबसे मेन बात है, जड़ों की कोई दिक्कत नहीं है, वाइल्ड रूट स्टॉक है, जड़ों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
कुछ तो बोलते हैं कि बोरर नहीं लगता है, लेकिन इसमें इसका रूट जोन बहुत ज़्यादा है, बहुत घनी रूट्स होती है, तो इससे जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता बोरर का। लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता। पुराने लगे बगीचे के साथ नया लगा बगीचा कैसे विकसित किया जा सकता है? आपके अनुसार 5000 से 5500 फुट तक की ऊंचाई पर सेब का बगीचा लगाने के लिए कौन सी प्रजाति का चयन किया जा सकता है? सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरे ख्याल से कि अगर हमारे को लेबर कॉस्ट और बाकी सारे जो हमारे खर्चे हैं अगर उनको कम करना है तो मेरे ख्याल से तो क्या नाम ये हाई डेंसिटी फार्मिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर 3-4 की फैमिली है तो आराम से, अब देखो आप और मैं आराम से इस प्लांट से आराम से फ्रूट तोड़ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। रॉयल के लिए आपको प्रॉपर लेबर चाहिए 10 से 12 जनों की, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब तो ग्रेडिंग पैकिंग मशीनें हैं, बाकी अब तो और ज़्यादा आसान है, कल्टीवेशन के भी काफ़ी टूल आ गए हैं, इतना वो नहीं है। इसमें आपकी लेबर कॉस्ट आप आराम से घटा सकते हैं। ये आप अपने बगीचे में डिलीशियस पेड़ों को जो हमारे पास जो हमारे को अभी तक पाल रहे हैं उनको मत छेड़ो। उसमें आप अपना कोई खाली ब्लॉक वो देख लो, कोई खाली लैंड कहीं खाली हो रहा है, उसमें एक तरफ से आप एक्सपेरिमेंट तौर पे नया शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रॉयल काट के शुरू करें। हमने यहाँ पे रॉयल एक भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। जो हमारी ज़मीनें खाली हो रही थी, रूट बोरर था या कोई और कारण था जो हमारे यहाँ ज़मीनों में प्रॉब्लम थी, वो जो पुराने हो रहे थे वहाँ पे हमने शुरू किया है। रॉयल हमने अभी तक 2-4 पेड़ के अलावा एक भी नहीं काटा 2000 पेड़ों में। हम रॉयल को नहीं छेड़ रहे, रॉयल ने तो पाड़ा है हमारे को, आगे भी पाड़ेगा। लेकिन ये है कि हम आप एक्सपेरिमेंट तौर पे अपने जो खाली ज़मीनें हैं उसमें आके वो क्या नाम उसमें बढ़िया सा एक ब्लॉक देखा, थोड़ा अपना पानी का हिसाब किताब देखा कि आप अगर आपके पास 10-12 हज़ार लीटर पानी अवेलेबल है पर मंथ बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अगर 10-12 हज़ार लीटर पानी है तो आप लगभग 500 पेड़ तैयार कर सकते हैं। वो मतलब कोई इतनी बड़ी विधि नहीं है कि इसमें आपको, अगर किसी को कुछ तरह की इसके बारे में प्रॉब्लम है, कोई हेल्प की ज़रूरत है तो बस आपको करने का जज्बा चाहिए, बाकी भगवान खुद देख लेता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारी नई साइटें तैयार हो रही हैं इस बार, जो जहाँ इस साल प्लांटेशन होगी। आओ यहाँ देखो आपने टोटल वेस्ट लैंड, इसमें रॉयल भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो इस तरह हमने बड़ी झाड़ियाँ पत्थर थे, ये यूटिलाइज हो गया और मिट्टी के कट्टे भर के इसका दीवारें लगी। और अभी दिसंबर तक ये खाली नहीं रहेगा, यहाँ साग लगाओ। अगर तो पानी है तो रूट स्टॉक में मैं तो प्रेफर करूँगा क्या नाम M9 ही, और वैरायटी में जेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स और किंग रॉट, डार्क बेरंगाला और अपना शिनको रेड गाला। ये 5 वैरायटी है, इसमें से आप कोई भी जो आपको ठीक लगती है वो चुन सकते हैं। ये बेस्ट रहेगी 5500 से 6000 के एलिवेशन के लिए। बागवान भाइयों, आपने देखा किस तरह से मंजीत चौहान ने नई तकनीक का प्रयोग करके अपने सेब बगीचे को विकसित किया है। बागवानी को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए इसके प्रबंधन से जुड़ी छोटी छोटी तकनीकों को सीखना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं तकनीकों की मदद से बागवान गुणवत्ता युक्त फसल ले सकते हैं। हमारा ये वीडियो भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है। हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल ऑर्चर्ड डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप बागवानी से जुड़ी जानकारी के लिए मंजीत चौहान से संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने बगीचे का भी। तब तक के लिए धन्यवाद।